हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, अब आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 5 दैट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में, कोल के नेचुरल रिसोर्स स्टोरी ऑफ कोल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि हम बहुत सारे मटेरियल होते हैं यूज़ करते हैं हमारी बेसिक नीड्स के लिए। उसमें से कुछ जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, और कुछ जो हैं वो बनाए गए हैं ह्यूमन एफर्ट्स, इंसान की कोशिशों से वो बनाए गए हैं। हमें यहाँ पे क्या किया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे 5.1। आपको यहाँ पे करना है, एक लिस्ट बनानी है हम मटेरियल्स की तो यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, और क्लासीफाई करना उसे नेचुरल या मैन मेड। जैसे कि आप नेचुरल सोर्सेज में देखिए, वाटर आप पीते हैं, डेली पीते हैं, वो आपके नेचुरल सोर्सेज में आता है। ठीक है, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, आपको एनिमल से मिलता है, और एनिमल भी जो है वो लिविंग थिंग्स है, वो नेचुरल ही होंगी आपकी। उसी तरह मैन मेड में आपका क्या बोल सकते हैं, आप गैस यूज़ करते हैं घरों में, सिलेंडर वगैरह। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, आपका मैन मेड में आ गया। आपके फैंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, ये आपके आपके मैन मेड में आ गई। आप लोग आग जलाते हैं जिसके लिए कोयले का इस्तेमाल होता है, कोयला आपका क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, आपकी एयर की चीज़ें जो होती हैं, एयर भी आपकी नेचुरल सोर्सेस में आ गई। मैन मेड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैन ने कितनी सारी जो चीज़ें बनाई गई हैं। आप गाड़ियों को यूज़ करते हो, कार्स हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, वो आपके कहाँ पे आ जाते हैं, मैन मेड में। इस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल और मैन मेड मटीरियल्स को। तो जो हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें हमने इंक्लूड किया एयर, वाटर, सॉयल, ये सारे मिनरल्स भी यूज़ किए होंगे। तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल सोर्सेस। मीन्स वो मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं यहाँ पे। तो अब जो एयर है, वाटर है, सॉयल है, वो एग्जॉस्ट हो रही है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। आपको पता है बड़ी हद तक ख़त्म होने की, मतलब गंदगी इतनी, पोल्यूशन इतना हो गया है कि एयर, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन ये हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। आपने ऑलरेडी स्टडी किया है क्लास 7 में वाटर के बारे में। तो जो वाटर है वो लिमिटलेस रिसोर्स है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। वाटर ऐसा तो नहीं है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज इन नेचर, ये ध्यान में रखते हुए कि जो ये सोर्सेज हैं जो नेचर में हमें कैसे अवेलेबल हो रहे हैं, कब तक अवेलेबल होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या है, क्लासीफाई किया गया है दो काइंड्स में। मतलब उसको डिवाइड किया है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक होती है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आपकी वो होती है, वो रिसोर्सेज जो प्रेजेंट होती हैं अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में, और जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण। जैसे कि आपकी सनलाइट, एयर हो गई, चाहे जितना मर्जी पोल्यूशन हो रहा है, जो भी करें ह्यूमन की एक्टिविटी जो भी हो, सनलाइट और एयर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है अर्थ पे। ये रिसोर्सेस आपकी क्या होती है, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होती हैं, अमाउंट जो होता है इन रिसोर्सेज का नेचर में वो लिमिटेड तक होता है, कुछ हद तक, किसी न किसी दिन तो वो ख़त्म हो ही जाएगा, वो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपके फॉरेस्ट देखिए, कितनी कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो जा रही है, उसके कारण आपके फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। है तो ये नेचुरल हैं, लेकिन ये किसी दिन ख़त्म हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ देखिए, आपके मिनरल्स देखिए, कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सब क्या हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी के कारण। अंधाधुंध के यूज़ किया जा रहा है, ये बिना ये देखे कि आगे जाके हमारा जो फ्यूचर है उसमें क्या होगा। आज ट्रीज की कटाई किए जा रही, ये नहीं सोचते हैं कि कल को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, अगर फॉरेस्ट ही सारे कट गए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक समझाने के लिए एक्टिविटी 5.2 दी गई है। आपने क्या करना है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। कुछ कंटेनर्स लेने हैं, उसमें हमने फिल क्या करना, पॉपकॉर्न हो गए, पीनट हो गए, या रोस्टेड ग्राम या टॉफ़ीज़ फिल करनी है। ठीक है, आप कुछ भी इनमें सब में से अलग अलग ग्रुप एक्टिविटी है, कंटेनर्स हैं, अलग कंटेनर में अलग अलग चीज़ें डाल दीजिए। डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स को इन 7 के ग्रुप में। फर्दर डिवाइड कीजिए हर एक ग्रुप को 3 सब ग्रुप में, जिसमें क्या होंगे, कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। 3 सब ग्रुप बनाने हैं, किसी में 1 स्टूडेंट होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 स्टूडेंट होंगे। लेबल बना दीजिए उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, और ये आपकी थर्ड जनरेशन है। ये जो जनरेशन है, ये जो सब ग्रुप है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कंज्यूमर, जो हम कंज्यूमर जो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, सेकंड और थर्ड जनरेशन जो है उसमें कंज्यूमर भी बढ़ रहे हैं। पहले एक था, फिर यूज़ करने वाले हो गए 2, एक फिर यूज़ करने वाले हो गए 4। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कंज्यूमर भी
बढ़ रहे हैं आपके। तो आपने क्या करना है, एक और कंटेनर लेना है फॉर ईच ग्रुप ऑन ए टेबल। हर एक ग्रुप के लिए एक टेबल पे एक और कंटेनर लेना है और सभी कंज्यूमर्स से क्या कहना है कि जो फर्स्ट जनरेशन है हर एक ग्रुप की वो कंज्यूम करेगी ई टेबल कहाँ से, कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। उस कंटेनर में से क्या करना है, खाने वाली चीज़ों को क्या करेगी, कंज्यूम करेगी। अब सेकंड जनरेशन को कहिए कंज्यूमर्स की कि हर एक ग्रुप का सेकंड जनरेशन का जो कंज्यूमर है वो भी सेम करेगा, खाने वाली चीज़ों को वहाँ से लेगा। फिर से कहिए स्टूडेंट्स को, ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली कि जो अवेलेबिलिटी थी ईटेबल चीज़ों की कंटेनर की वो कितनी रह गई है। अगर कुछ लेफ्ट रह गया है कंटेनर में तो थर्ड जनरेशन से कहिए कि हर एक ग्रुप का जो थर्ड जनरेशन वाले हैं वो उन्हें कंज्यूम कर लीजिए। तो फाइनली ऑब्जर्व कीजिए कि जो सारे कंज्यूमर थे थर्ड जनरेशन के, उनको खाने वाली चीज़ें वहाँ से मिली कि नहीं मिली। आल्सो ऑब्जर्व कीजिए कि अगर कुछ लेफ्ट बचा है कंटेनर में कि नहीं, जहाँ पूरा ही खाली हो गया है। यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे है, जब फर्स्ट जनरेशन में जो यूज़ करना था वो यूज़ कर लिया, जितना उनको चाहिए था उससे भी ज़्यादा उन्होंने यूज़ कर लिया। उसके बाद आई सेकंड जनरेशन, उनको भी जितना चाहिए था यूज़ कर लिया। अब पता नहीं थर्ड जनरेशन के लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। अगर बचा है तो ठीक है, क्या पता सभी के लिए बचा है कि नहीं बचा, क्या जो बचा था उनके लिए पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें बता रही हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं इसी तरह से जो हमारी लिमिटेड रिसोर्स हैं एक दिन जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी। कि अगली जनरेशन को पता ही नहीं होगा कि इस टाइप की कोई रिसोर्सेज होती भी थी। अज्यूम करके चलिए, सपोज करके चलिए कि जो ईटेबल चीज़ें थी कंटेनर में वो रिप्रेजेंट कर रही हैं अवेलेबिलिटी किसकी, एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई। ये चीज़ें हैं खाने की चीज़ों की बजाय अगर ये हों तो हर एक ग्रुप को क्या मिलेगी, अलग अलग कंजम्पशन, अलग अलग तरीके से वो कंज्यूम करेंगे उन चीज़ों को। तो जो अर्लियर जनरेशन होगी किसी ग्रुप की वो क्या होगी, ग्रिडी होगी, लालची होगी, उसने ज़्यादा यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, अर्ली जनरेशन जो है कुछ ग्रुप्स की वो क्या कंसर्न कर सकती है कि जो कमिंग जनरेशन है क्या उनके लिए कुछ लेफ्ट मतलब छोड़ सकती है, बचा सकती है। तो इस चैप्टर में हम यही लर्न करेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज जो हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हैं, ये कहाँ से फॉर्म होती हैं। आपको पता है ये फॉर्म होती हैं आपके डेड में, जो डेड मैटर बचे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो उनके बनते हैं फॉसिल्स। तो ये इन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल। बड़े सालों तक अर्थ के अंदर दबे हुए होते हैं ये डेड रिमेन जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तब जाके आपके बनते हैं कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। आपने कोल को देखा होगा, जो कोल के बारे में सुना होगा। ये देखिए आपको यहाँ पे फिगर भी दिखाई गई है, ये आपका कोल है, ठीक है। ये हार्ड होता है जैसे स्टोन होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो कोल जो है आपका एक ऐसा फ्यूल है जिसको यूज़ किया जाता था, खाना बनाने के लिए किया जाता भी था, अभी भी कई जगहों पे यूज़ किया जा रहा है। अर्ली पहले ये यूज़ होता था रेलवे इंजन्स में, पर क्या प्रोड्यूस करने के लिए, स्टीम। स्टीम बनती थी वहाँ पे, क्या उससे इंजन जो था वो चलता था रेल्स का। ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ पे भी कोल का यूज़ किया जाता है। कोल को आल्सो यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री में, फ्यूल का काम करता है बहुत सारी इंडस्ट्री में। देखिए कितने यूज़ हैं, कोल से हम खाना बनाते हैं, कोल से रेलवे इंजन भी चलते थे पहले। थर्मल पावर प्लांट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे भी कोल का यूज़ होता है, कोल एज ए फ्यूल यूज़ होता है बहुत सारी इंडस्ट्री में। तो इतना इम्पॉर्टेंट है ये कोल। तो अगर हम इसको एग्जॉस्ट किए जा रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे स्टोरी क्या है कोल की। अबाउट 300 मिलियन पहले क्या हुआ था कि जो अर्थ में क्या थे, डेंस फॉरेस्ट जो थे बहुत घने घने, वो कहाँ थे, वेटलैंड एरिया जो होते हैं ना, मतलब पानी वाले इलाके जहाँ पे, वहाँ पे थे। तो नेचुरल प्रोसेस जैसे कि आपकी फ्लड, बाढ़ वगैरह आना, उनके कारण ये क्या हुआ, जो फॉरेस्ट जो हो गए ये दब गए सॉइल के नीचे, और जो सॉइल था वो डिपॉजिट हो गया उसके ऊपर, ये पेड़ वगैरह सब दब गए, इतनी सारी ट्रीज फॉरेस्ट पूरे पूरे दब के उसके ऊपर क्या आ गई, सॉइल आ गए, और ये कंप्रेस हो गए, एकदम दब गए। और जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया, और ये गहरे 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 डीप 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 अंदर जाते रहे। जैसे जैसे प्रेशर मतलब बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, ये डेड प्लांट्स जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए कोयले में, ठीक है। ये वाकई फॉरेस्ट वगैरह प्लांट से 300 मिलियन ईयर एगो की बात है। ये दबने के कारण यही प्लांट जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया, प्रेशर इंक्रीज़ होता गया, ये आपके प्लांट केस में कन्वर्ट हो गए कोल में। तो कोल में क्या मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। ये स्लो प्रोसेस है कन्वर्जन की डेड वेजिटेशन की, किसमें, कोल में। उसे हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जो स्लो धीरे धीरे कन्वर्जन जो होता है डेड चीज़ों का कोयले में बनना, उसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि ये फॉर्म कैसे होता है,
रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स वगैरह के, तो कोल को इसीलिए क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से बनता है, जो रिमेन्स होते हैं आपके प्लांट्स के, वेजिटेशन के, फ्रूट्स वगैरह जो भी हो सकते हैं, इसीलिए कोल को क्या कहा जाता है, फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। कोल जो माइन होती है आपको फिगर 5.2 में शो की गई है यहाँ पे, ये देखिए ये आपकी कोल माइन है, ये खदानें होते हैं, कोयले की खदान जिसे बोलते हो। जब इसको हीट किया जाता है एयर में, तो कोल जो होता है वो बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका कोयला जलता है ना, तो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कोल जो है प्रोसेस कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री में। और क्या एक मिलते हैं ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि कोक हो गया, कोल हो गया, कोल टार हो गया, कोल गैस, ये सब कोयले से बनते हैं। इंडस्ट्री में जाके इसकी जो प्रोसेसिंग होती है कोल की, तो इसके कोक बनते हैं, कोल टार बनते हैं, कोल गैस बनती हैं। कोक क्या होता है आपका, कोक एक आपका टफ और पोरस, हवादार और ब्लैक सब्सटेंस होता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, बिल्कुल प्योर फॉर्म। कोक को यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, स्टील बनाने के लिए, और बहुत सारे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। कोल टार जो होता है आपका, वो ब्लैक होता है, थिक लिक्विड होता है, जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी नहीं लगती। ये आपको एक कोल टार की यहाँ पे पिक्चर भी दिखाई गई है। ये कोल टार आपका मिक्सचर होता है, लगभग 200 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है ये आपका कोल टार। जो ये लिक्विड होता है कोल टार का, ये 200 मटेरियल्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं कोल टार को, उनको यूज़ किया जाता है स्टार्ट करने के लिए, मटीरियल्स इसके मैन्युफैक्चर करने के लिए, अलग सब्सटेंस हमारे डेली लाइफ के। और इंडस्ट्री में जैसे कि सिंथेटिक डाइज की जाते हैं, ड्रग्स जो होते हैं, एक्सप्लोसिव परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक को पेंट किया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल होता है, रूफिंग करने के लिए मटेरियल की कितना काम किया जाता है कोल का यहाँ पे। तो इंटेंसिंगली आप बोल सकते हो कि नैपथलिन वॉल्स होती हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है रिपेल करने के लिए, मोथ्स, कीड़े मकोड़ों को, दूसरे इंसेक्ट को आप दूर भगाने के लिए नैपथलिन वॉल का यूज़ करते हो ना, वो भी कहाँ से ऑब्टेन्ड होती है, हमें कोल टार से। ठीक है, याद रखिएगा, जो नैपथलिन वॉल्स आप यूज़ करते हैं कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, इंसेक्ट को भगाने के लिए, वो भी आपको कहाँ से मिलती है, कोल टार से मिलती है। और आजकल बाइटोमिन एक किसका, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, उसे यूज़ किया जाता है कोल टार की जगह पे, किसके लिए, क्या करने के लिए, मेटलिंग करने के लिए, रोड्स की। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट था आपका कौन सा, कोल गैस, जो आपको कहाँ से मिलता है, कार्बन से मिलता है। कोल गैस जो है ऑब्टेन्ड होता है जब प्रोसेसिंग होती है कोयल की कोक में। जब आप कोयले का क्या बनाते हो, कोक बनाते हो, उसी टाइम पे हमें कोल गैस मिलती है। कोल गैस जो है वो यूज़ की जाती है स्ट्रीट लाइटिंग में। फर्स्ट टाइम कब हुई थी इसका यूज़, लंदन में 1810 में, और न्यूयॉर्क में अराउंड 1820 में। आजकल इसका यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ हीट रैदर देन लाइट। हीट के लिए यूज़ किया जाता है, लाइट के लिए नहीं। लेकिन सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, कहाँ पे, लंदन में और न्यूयॉर्क में। लंदन में 1810 में, न्यूयॉर्क में 1820 में। और आजकल इसका यूज़ किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ हीट, गर्म करने के लिए चीज़ों को, ना कि लाइट करने के लिए। इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्री में, जो कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं, कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर पे, जहाँ पर कोयले की चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, वहाँ पे इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका टॉपिक, आपकी स्टोरी कोल की। कोल कैसे आपको ऑब्टेन्ड होता है, और कोल से हम क्या क्या बना सकते हैं, आपका कोक बना सकते हैं, कोल टार बना सकते हैं, साथ में कोल गैस बना सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।